students, my name is Jyoti Shuran and I am your biology teacher. Today I am going to discuss the chapter 6 of biology in class 12, that is molecular basis of inheritance. I hope फिफ्थ चैप्टर आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके होंगे और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व कर सकूं. ओके. इनहेरिटेंस आप लोग पढ़ चुके हैं. इनहेरिटेंस क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. आपने फिफ्थ चैप्टर में इनहेरिटेंस उसके वेरियस प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ा. अब है कि इनहेरिटेंस उसके पीछे मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होते हैं कि ऐसे कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किस किस तरीके से इनहेरिटेंस है वो इन बायोमॉलिक्यूल से कंट्रोल्ड होता है. तो जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में या जो बायोमॉलिक्यूल इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ आवर जेनेटिक मटेरियल एंड यू वी आर वेल नो दैट आवर जेनेटिक मटेरियल इज़ DNA. So first of all, we will discuss about the DNA. What is DNA? DNA is a polynucleotide chain या इसको आप बोले कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड है वो एक ग्रुप होता है जिसमें कि 3 मेजर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. जो 3 ग्रुप्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं वो क्या होता है हमारे पास? एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजिनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजिनस बेस है वही डिसाइड करता है कि हमारा न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा. मेजरली जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनको हम दो टाइप कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैट आर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स है वो 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं जबकि पिरिमिडिन्स है वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं. ओके. अब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स है इन्हीं के बेसिस पर जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसका टाइप है या वो डिसाइड होता है. यानी कि वही न्यूक्लियोटाइड भी वही होगा जो उसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस होगा. अदरवाइज जो पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है वो सभी न्यूक्लियोटाइड में सेम होते हैं. जो अल्टर करते हैं वो उनके नाइट्रोजिनस बेस करते हैं और मोरओवर सिर्फ 4 ही नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं 4 ही न्यूक्लियोटाइड में. दैट इज़ एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन. अब DNA है उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है बट इन RNA थाइमीन को यूरेसिल है वो रिप्लेस कर देता है. यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस है वो 4 ही रहेंगे बट RNA में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है. ओके. अब हम DNA डिस्कस कर रहे थे. DNA क्या होता है कि इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से उनका पॉलीमर होता है. अब ये न्यूक्लियोटाइड है का पॉलीमर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. यानी कि DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो राउंड स्टेयर्स होती हैं, राउंड स्टेयर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ट्विस्टेड होती हैं. सेम ऐसे ही DNA के जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ट्विस्टेड होते हैं और इसी को हम उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा पुराना नहीं है. 1953 में ही इसे वाटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक्सरेज डिफ्रैक्शन मेथड है उसके बेसिस पर किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल या किसी बायोमॉलिक्यूल है या किसी भी मॉलिक्यूल की जो उसका 3D स्ट्रक्चर है वो निकाला जाता है. तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ करके वाटसन एंड क्रिक ने DNA उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो डिराइव किया था. अब DNA है. DNA के अगर हम चार्ज की बात करें, इसका केमिकल नेचर की बात करें तो DNA है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेचर में एसिडिक होता है तो इसको न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं. अच्छा, DNA उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? जो पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है वो राइबोज शुगर होती है. राइबोज शुगर पेंटोज शुगर यानी कि जिसमें 5 कार्बन होते हैं. 5 कार्बन में सेकंड पोजीशन में इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है. सेकंड और थर्ड पे होता है हाइड्रोक्सिल बट सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है और उसी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए सेकंड पोजीशन की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे ऑक्सीजन है वो एलिमिनेट हो जाता है और इसीलिए इसको डीऑक्सी बोला जाता है. ओके.
अब वो एलिमिनेट क्यों किया जाता है? बिकॉज़ अगर हम कोई जेनेटिक मटेरियल है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक को जानें या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बिहाफ पे हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मानते हैं या आरएनए है उसको जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसिडर नहीं किया जाता। बिकॉज़ कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है उसमें आता है उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है उसे हाईली स्टेबल होना चाहिए। Stable in the behalf of its reaction and the probability of mutations। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव होता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ही वहाँ से ऑक्सीजन है वो एलिमिनेट हो जाता है और वो स्टेबल होता है। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल्फ रेप्लिकेबल होना चाहिए, यानी कि उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी ही एक और कॉपी है वो बना सके। ठीक है, तो इस बेसिस पर आरएनए के पास ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, तो इसी वजह से हम डीएनए है उसको जेनेटिक मटेरियल है वो कंसिडर करते हैं और डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल हमारा मेनली जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में ही प्रेजेंट होती है। ओके, अब जो एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पे अगर हम जाएं तो जो शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस है वो फर्स्ट पेंटोज शुगर की या जो पेंटोज रिंग है उसकी फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है और उस लिंकेज को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फिफ्थ कार्बन पे ऐड होता है और इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, अब दो फॉस्फेट ग्रुप है या दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसमें दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं, तो इसीलिए इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी बोलते हैं। यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जब आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एस्टैब्लिश होते चलते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो बनाते हैं। अब अगर हम डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो हेलिक्स है उसका एक डायमीटर फिक्स डायमीटर होता है, यानी कि जो हेलिक्स का डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब अगर हम हेलिक्स के एक टर्न की बात करें तो एक टर्न है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 बेस पेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है और जो हमारे जो एक हेलिक्स है उसका जो साइज़ है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ओके, अब इसके बाद आता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक में जैसे जब एक डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डीएनए हेलिक्स है जब वो ट्विस्ट होती है तो वो इस तरीके से ट्विस्ट होती है कि जो बैकबोन में आए उसके शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आए और जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो बाहर की ओर प्रोट्रूड करते हैं ताकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बन सकें और हेलिक्स है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो मिल सके। शुगर और फॉस्फेट का अंदर की ओर या उसका जो इनवार्डली अरेंज होने के पीछे एक और रीज़न होता है कि अगर वो आउटसाइड लाई करेंगे तो वो हिंड्रेंस कॉज करेंगे और ये हिंड्रेंस है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये उसको स्टेबिलिटी को कम करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोर ओवर जो डीएनए के जो दो चेन्स होते हैं दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अच्छा, डीएनए है उसके हम स्ट्रैंड्स को एक पर्टिकुलर पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जैसे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो दो न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ प्राइम पे जो हमारे पास या फिफ्थ कार्बन जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पोजीशन पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल या जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि फिफ्थ और थर्ड कार्बन है वो इसके दो न्यूक्लियोटाइड उनके जंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें यानी कि डीएनए के जिस चेन के जिस एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है वो उसका फिफ्थ प्राइम बनाता है और जहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा यानी कि थर्ड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा उसका थर्ड प्राइम बनाता है। तो डीएनए का अगर हम एक स्ट्रैंड की बात करें तो उसकी पोलैरिटी है वो 5 प्राइम और 3 प्राइम होती है। 5 प्राइम यानी कि जहाँ फिफ्थ फॉस्फेट फ्री होगा, थर्ड प्राइम जहाँ थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल फ्री होगा। ओके, अब बेस पेयर से ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी हेल्प से वो दो दो चेन है उसके बेस पेयर्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब जो हेलिक्स है उसमें एक और स्पेसिफिसिटी आती है कि वो
चारगाफ्स रूल को फॉलो करती है। चारगाफ रूल क्या है? इरविन चारगाफ ने डीएनए है उसकी कंपोजिशन को या डीएनए उसमें बेसिस की कंपोजिशन को डिटरमिन करने के लिए एक रूल एस्टैब्लिश किया है। चारगाफ रूल क्या स्टेट करता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो डबल बॉन्ड्स होंगे, जबकि साइटोसिन और ग्वानोसिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यानी कि एडेनिन इज डबली बॉन्डेड विद थाइमिन एंड साइटोसिन इज ट्रिपली बॉन्डेड विद द ग्वानोसिन। अब जितना एडेनिन की कंपोजिशन होगी डीएनए की एक चेन में, उतना ही थाइमिन दूसरे स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगा, यानी कि जितना एडेनिन होगा उतना ही उस स्ट्रैंड के अंदर दूसरे स्ट्रैंड में या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में थाइमिन प्रेजेंट होगा। जितना साइटोसिन होगा उतना ही अदर स्ट्रैंड में ग्वानोसिन होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एडेनोसिन और साइटोसिन कभी भी सेम नहीं हो सकते, और थाइमिन और ग्वानोसिन है वो सेम नहीं हो सकते। ओके, यानी कि A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C, बट इट डजंट मीन दैट A विल बी इक्वल टू C। ओके, अब ये जो डीएनए हेलिक्स है उसके कुछ एक करेक्टरिस्टिक हैं। अब हेलिक्स है, अगर वो हेलिकल फॉर्म में ही डीएनए प्रेजेंट होता है तो हेलिक्स है उसका साइज़ भी इतना लंबा चला जाता है उसके बेस पेयर्स के बेसिस पे कि 2 मीटर तक वो रन कर सकता है। और हमारी सेल्स है वो माइक्रोस्कोपिक होती है और उसका न्यूक्लियस उसका साइज़ उससे भी छोटा होता है, और डीएनए है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो इतने लंबे डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस में फोल्ड करने में ट्रबल होती है, तो इसीलिए डीएनए है वो एक प्रॉपर फिक्स मैनर में अरेंज होता है या फोल्ड होता है, या डीएनए है उसकी एक प्रॉपर मैनर में पैकेजिंग होती है और वो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। और इसी बीड लाइक स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, यानी कि डीएनए है उसकी पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन में रिजल्ट होती है। अब ये न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन्स बोलते हैं। और ये हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल मिलके एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, और हमारा डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। और उसके बाहर रैप हुए डीएनए, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम है उसके जो न्यूक्लियोसोम है वो सारे न्यूक्लियोसोम है वो आपस में जॉइंड होते हैं, यानी कि उसमें बीच में 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में छोटा सा डीएनए ऐसा भी होता है जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि वो 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़े रखता है और उसको हम लिंकर बोलते हैं। तो जब डीएनए है पूरा पैक हो जाता है या पूरा वो न्यूक्लियोसोम्स के फॉर्म में आ जाता है, तब न्यूक्लियोसोम्स है वो क्रोमेटिन की फॉर्म करते हैं, और क्रोमेटिन यानी कि एक धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो धागा भी कैसे बनता है कि उस धागे में हमने जगह जगह जैसे हम गांठ लगा देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का, वो उभर के आता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियोसोम्स हैं वो उस स्ट्रिंग पे बीड्स की तरह दिखाई देते हैं। ओके, अब जो डीएनए है पैकेजिंग के टाइम पे कहीं कहीं डीएनए है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड या कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है, और जहाँ वो बहुत ज़्यादा कंडेंसली या कॉम्पैक्टली पैक होता है वहाँ से उसे अनकोयल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और डीएनए का वो पार्ट कभी भी जीन एक्सप्रेशन या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और उस पर्टिकुलर क्रोमेटिन को हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, यानी कि डीएनए के जिस पार्ट से आरएनए नहीं बनता है, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और जो स्टेन करने पे हमें डार्क दिखाई पड़ता है, डीएनए का वो पार्ट हेटेरोक्रोमेटिन कहलाता है। अदरवाइज जो लूजली अरेंज्ड होता है वो यूक्रोमेटिन होता है, और यूक्रोमेटिन है वही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन भी हमारा होता है। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में कवर करेंगे।